नमस्कार। आपकी कवि कथा नटी सुमन केशरी हाजिर है एक कहानी के साथ। और आज 31 दिसंबर है, इस साल की आखिरी कहानी। और कहानी है उषा किरण खान की अड़हुल की वापसी। प्रेम कहानी है। कितनों के जीवन में कितनी बार ये समय कभी आता भी है या नहीं कि दो लोग आमने सामने खड़े हों 30 साल के बाद। वे दो लोग जिन्होंने कभी एक दूसरे को चाहा था, प्यार किया था, सामने आमने सामने खड़े हैं तो क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है करीब 30 साल से भी पहले की घटनाओं को लेती हुई और उनको उसको याद करती हुई स्मृतियों में और वर्तमान में। अद्भुत कहानी है, एक उम्मीद जगाती कहानी, एक उजास जगाती कहानी। प्रेम कहानियां जब इस तरह से हों तो उसका सौंदर्य बड़ा अद्भुत होता है। नहीं तो अक्सर ही डर बना रहता है, हाय अगर बिछड़ गए तो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा कि इस कहानी में हुआ। अब मिले कि नहीं मिले ये तो नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ तो आमने सामने खड़े ही हैं वो लोग इतने साल बाद। गांव से शुरू होकर के शहर, शहर से शुरू होकर के वापस गांव की ओर बढ़ती हुई और अद्भुत एक उम्मीद जगाती हुई और डर भी लगाती हुई कि हाय क्या होगा। तो ऐसी है ये कहानी। एक कोई है जो यहाँ पर अभी सुन रहा है और उसको मेरा नमस्कार। अड़हुल, गुड़हल के फूल को अड़हुल भी कहते हैं, है ना। जवा कुसुम कितना खूबसूरत, कितना कोमल, और जैसे कि उसकी नाभि से कुछ निकल रहा हो ऐसा एक फूल। और नाभि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलते हैं अड़हुल की वापसी पर। इसमें दो पात्र हैं, एक साहब और एक अड़हुल। बाकी भी आते हैं लेकिन कहानी यही दो पात्र कहते हैं। तो चलिए सुनते हैं। पहली बात, साहब। दोस्तों ने एक दिन भी चैन से बैठने कहाँ दिया। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद इस काम में झोंक दिया। राजधानी में भांति भांति के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं। कई जगह दोनों एक से हैं। तो भाई लोगों ने एक संगठन के इंतजाम के काम में मुझे लगा दिया। आज दीघा घाट के पास वाले मैदान में बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे थे। बड़ी बड़ी देगे चढ़ी थी, मसूर की दाल पक रही थी, परवल आलू की झोल पर तरकारी बन रही थी। बड़े बड़े खांचों में भात पकाकर उड़ेले जा रहे थे। महिलाएं ही महिलाओं को खिला रही थी, पुरुष भोजन तैयार करने में लगे थे। अपने तरीके से सजी धजी विभिन्न आयु वर्ग की स्त्रियां, गोरी, काली, लंबी, नाटी, सब भांति की स्त्रियां। और मेरा काम था सबों के नाम आगे टिक लगाने का कि किसने खाना खा लिया और किस नंबर की बस में रैली के बाद लौटने वाली है। हंसती खिलखिलाती बेलौस बतियाती ये सुदूर गांवों से आई स्त्रियां थीं जो पटना के बाजार घूमना चाहती थीं। आपस में विचार कर रही थी कि किससे पूछूं, किधर जाना चाहिए। मैंने उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए अपनी ओर से पूछना उचित समझा, आप लोगों को क्या खरीदना है? जी सर, एक युवती ने हैरत से मुझे देखा। अचंभे की बात क्या है, मैं बाजार का पता बता दूंगा, जो चाहिए वैसे वैसे बाजार में जाएंगी ना। जनानी वाला बाजार, एक बुजुर्ग स्त्री जो किनारे खड़ी थी उसने टनकदार आवाज में कहा। जनानी वाला बाजार, सामने वाली सड़क पर टेम्पो ले लीजिए और सीधे पटना मार्केट के पास उतर जाइए, वहां आपके मतलब का हर सामान मिल जाएगा। मेरे मन में आया सभी स्त्रियां शहर से अनजान हुई तो भटक जाएंगी। मेरी बात उन्हें रुचि। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे।
मैंने जैसा सोचा था वैसी वो बेवकूफ नहीं थी। उन्होंने अपने बस के खलासी को कह सुनकर तैयार कर लिया था। 6 स्त्रियां, जिनमें अधिकांश युवतियां थीं, वे बाजार की ओर गईं। कुछ औरतें पंडाल के किनारे फालसे के छतनार पेड़ के नीचे निश्चिंत भाव से सो गईं। एक दुबली पतली अधेड़ आयु की स्त्री मेरी ओर बढ़ाई। बाबू, ऐसा लगता है कि आप ओवरसियर साहब हैं। उसने कहा तो मैं अनायास चौंक गया। मैं आज से 25 साल पहले ही इस संबोधन से आगे बढ़ गया था। उस स्त्री की ओर गौर से देखा। सांवला गोल चेहरा, काली पुतलियों वाली मोहक बड़ी बड़ी आंखें, सुरेप भवें, माथे पर हल्का शिकन, आंखों के कोर पर भी बेहद झीनी सलवटें, घुंघराली अलकों में सफेदी। आप कौन हैं? मेरा गला सूखने लगा। हमारा नाम तो अभी तुरते नाप सही किए हैं। हम अड़हुल देवी सोनेपुर की, ये देखिए ना। उसने गले में लटका अपना पहचान पत्र दिखाया। मैंने उसे पहचान लिया था। आपको कैसे पता चला कि मैं ओवरसियर था? उसकी पहचान कहाँ तक जाती है, यह जानने के लिए मैंने प्रश्न किया। अब लो बाबू, आपको मैं कभी भूल सकती हूँ? उसके इस उत्तर ने इस उम्र में मेरे अंदर हलचल मचा दी। क्या क्या याद है इसे? मैंने टालने के लिए पूछा। आप भी संगठन के सदस्य हैं? नहीं बाबू, हमारा बेटा है, बहू बेटी सब है। हम पटना देखने आ गए। तो तुम भी बाजार नहीं गई? मुझे कुछ लेना ही नहीं है बाबू। 2 बरस से सिर का सेनूर उठ गया। अब क्या सास सिंगार। यह चांदी के 2 को चूड़ी रंगसार के साथ भौजाई पहना गई थी, यह है सिंगार। बेटी बहू खुद आई हैं, गई हैं खरीदने। भगवान उनका सुहाग बनाए रखे। बातचीत का सिलसिला बन गया। मेरा मन पुरैन के पत्ते की तरह थरथरा रहा था, वह स्थिर हो गया। क्या हुआ था तुम्हारे आदमी को अड़हुल? कहाँ कुछ बाबू, जॉन्डिस हो गया था, देरी से पकड़ाया। आपके जैसा गोरा रंग था। जब पूरा पितरिया थारी जैसा हो गया तब न हम लोग समझे। डॉक्टर के पास पहुंचे तो पानी चढ़ाने लगा, मगर साफे बोल दिया कि आप लोग देरी कर दिए। 2 दिन में खेला खत्म। अड़हुल के चेहरे पर दुख के बादल घिर आए, बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू तिर आए, पर अपने स्वभाव के अनुसार उसने संभाल लिया अपने आप को। कितने बच्चे हैं अड़हुल? तुम तो खेतिहर घर में ब्याही गई थी ना? मैंने प्रसंग बदलने के लिए कहा। हाँ बाबू, 2 बेटा है और 3 बेटी। बेटी लोग भी खेती पथारी वाले घर में हैं। हमारे मालिक अपने जांगड़ के बल पर 2 बीघा से बढ़कर खेत का रकबा 5 बीघा कर दिए। हम गौना होकर गए थे कि सास ने खेत अलग करके दे दिया। 7 बहन के बाद मालिक 2 भाई हुआ। एक बड़े भैया थे जो एमएलए साहब के साथ यहीं पटना में रहते थे। उनकी औरत एक को काम नहीं करती थी। हम जाते ही गाय बैल का सानी पानी कुटिया पिसिया सब करते, ते वो बैठी बैठी ढोलक छाप बीड़ी दुखती रहती। सास का कोड़ पकड़ के कभी नहीं बैठी। छोटका बेटा के साथ ही सास खेत पर पिठिया ठोक जाती। दोपहर में निमझान होकर लौटती। हम फुलही लोटा मांझ कर तुरते घैलची से पानी भर के पीने को देते, हाथ गोड़ धुला करके खाने को देते। मालिक हल बैल सरिया के अंगना आते, सास बहुत आशीर्वाद देती। भैया गांव आए थे तभी सास ने उनसे कहा था, अरे बापू, तुम्हारी लोक ठहरी छैल चिकनिया,
हाथ घर में धूल नहीं लगने देती है, परंतु रहता तो पटना में है ना, तो अकेले छोटुआ वो कितना जाकर खटेगी। खेती दोनों भाई अलग कर लो तुम लोग। खुशी खुशी खेत का बंटवारा हो गया। भैया ने मालिक को ही खेत जोतने दिया, कहा फसल होने पे बांट के दे देना छोटे। दोनों भाई में प्रेम था, सो निभा गया। चलो अच्छा हुआ, 5 बीघा जमीन कम नहीं होता है। फिर तुम्हारा गांव कोसी के डूब क्षेत्र में भी नहीं है। तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं? कहाँ जाएंगे बाबू, वही हैं। कोसी मैया इतना बालू लाकर झोंक दी कि खेत सब ऊंचा हो गया। 4-5 साल का तकलीफ रहा, फिर बालू उपजाऊ हो गया। धान मूंग मकई सब उपजता है वहां। और जब तब बाढ़ आती है सो, अब बाढ़ से कौन नुकसान है? बाढ़ के साथ फूलपाक आ जाता है, खेती अच्छी हो जाती है। ज्यादा आ जाते तो माल जाल ढोर डंगर सहित बांध पर आसरा ले लेते हैं। कौन पक्का मकान रहता है हम लोगों का। 10वीं के ढोल बजने तक गांव फिर आबाद। कहीं कहीं तो पक्का घर देखा है हमने। अब भरा भरू के कोई बना रहा है, कृपा कोसी महारानी की। और तुम्हारे बच्चे? अब तीनों बेटी ससुरबास हैं। एक बेटा पुरैनिया तरफ स्कूल में पियोन लगा है, दूसरा का गांव में खेती करता है। अभी छोटी बेटी सबिया और बहू डिम्पल बाजार गई है ना। ओह, बेटी बहू या तुम पंचायत में नहीं खड़ी हुई? ना, खेती से फुर्सत नहीं है। बड़की बहू को 7 बेटी हुई, उनका सबका ब्याह करते करते जांगर थक गया। के पॉलिटिक्स करेगा। छोड़िए बाबू, अपना बताइए, कैगो बाल बतरू हैं और मलकीनी कहाँ है, घर कहवा बनाए? उसके इस आत्मीय प्रश्न ने मेरे अंदर एक आलोड़न पैदा कर दिया। एक मिले जुले मनोभाव की गिरफ्त में मैं फंस गया। सीधी रेखा की तरह चलती जिंदगी का त्रासद अंत मुझे हिला गया था। किसी तरह संभला था, पर इसके प्रश्न ने सारे के सारे जख्म कुरेद दिए। सामने टेबल पर रखे जग से मैंने पानी का ग्लास भरा और एक ही सांस में पी गया। गर्मी शुरू हो गई है बाबू, पछुआ का झोंका गला सुखा देता है, छन्ने छन प्यास लगता है। उसने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। अमराई में मंजर लदे थे। मैंने उसके प्यास बोलने पर गौर किया। वह बेहद सामान्य भाव से बोल गई थी, लेकिन उसका यह कहना मेरे जख्म पर मरहम सा लगा गया। मैं भी उसकी तरह निसंग होने की कोशिश करने लगा। अब मेरे 2 बच्चे हैं अड़हुल। एक बेटी, उसकी शादी हो गई, वह अमेरिका में है। एक बेटा है, उसकी शादी होने वाली है, रहता वह भी अमेरिका में ही है। यहाँ हम अकेले हैं। काहे बाबू, मलकीनी बेटा के साथ हैं? सतम सत, एक उम्र में अपना जन्मल ज्यादा प्यारा हो जाता है। नहीं अड़हुल, वो नहीं रही, मुझे अकेला छोड़कर ऊपर चली गई। क्या हुआ था बाबू? अड़हुल के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। मैंने उससे अपनी पत्नी शालिनी की असाध्य बीमारी की कथा सपाट ढंग से सुनाई। जितना खर्च करना था मैंने किया, जहां जहां ले जाना था ले जाया गया, किंतु पेट का कैंसर 3 माह के अंदर उसे मुझसे और अपने लाडले बच्चों से दूर ले गया। उसके जाने के बाद ही हमने बिटिया की शादी की, उसे विदा किया। बच्चे मेरे अकेलेपन से बेहद परेशान रहते हैं। अब इस संगठन में काम करने लगा हूं तो थोड़ा निश्चिंत हुए हैं। मैंने सब कुछ तो अड़हुल को बताया, परंतु यह नहीं बताया कि उसके ससुराल जाने के बाद मैं कितना टूट गया था। उस भोली भाली समर्पिता को मैं दिल से चाहने लगा था,
कि न दिन को चैन न रात को नींद आती थी। नौकरी से छुट्टी लेकर घर में बैठ गया था। चाचा जी ने डॉक्टर से दिखाया कि उन लोगों को भ्रम हो गया कि कोसी के किसी कीड़े ने काट लिया है। मैं चुप रहा क्योंकि उस कीड़े के कांटे का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मैं हतवाक होकर अड़हुल की बरसती हुई आंखें देख रहा था। अपना दुख सुनाकर वो स्थिर थी, पर मेरी त्रासदी ने उसे विचलित कर दिया। अब है अड़हुल की जुबानी, वो क्या सोच रही है। देखते हैं अड़हुल क्या कहती है। अड़हुल, जब ओवरसियर साहब हम लोगों का नाम पूछ करके कागज पे सही कर रहे थे तभी हम उनको पहचान गए। भीड़ भाड़ में कुछ पूछना नहीं चाहते थे। मन में यह लालच भी था कि वे अपनी तरफ से ही मुझे पहचान ले, लेकिन सो हुआ नहीं। होता भी कैसा, 2530 साल बीत गया है, शायद उससे भी ज्यादा। कैसे कोई पहचान लेगा। जब साहब हमारे गांव में देवदूत बनकर आए थे तब हम लहुक वयस्क थे, ये 15-16 साल के। साहेब भी दुबले पतले नौजवान थे। बाढ़ में इलाके भर के गाय भैंस आदमी औरत को बांध पर पहुंचाए। रह गई मेरी नानी और हम। रात हो गई थी। कोसी की बांध की तरह हमारे तनमन के बांध भी उस रात टूट गए थे। कुछ दिन तो हम शर्म से भागे भागे रहे, फिर गौने का दिन धरा गया। मैया तो थी नहीं। गौना के साथ साड़ी धोती रंगने का काम, पोती पिटारी साटने का काम मुझे खुद करना पड़ा। बापू ने जब कहा कि साहब से मिला बुलाया है, तब मन में उनके लिए ढेर सारा प्यार जगा। जहां गौने होकर जाने वाली थी उस दूल्हा की याद नहीं कि छोटे में ही दूध छुड़ाकर शादी करने आया था ना। घर देखिया लाठी से नाप कर जोड़ी तय किया था। खेती किसानी वाला घर था। 2 जोड़ी बैल था बटान पर, बड़ा आंगन था, 4 भाई का भैयारी था। गौना होते होते भैयारी बट गया। हमारे ससुर जी मर गए थे। सासू जी बेटी लोगों का ब्याह कर गौने पर भेज करके अकेली पड़ गई थी। बड़की बहू को लाने के तुरते बाद हमको भी बुला लिया। वो कहती थी, सासू और तू बिना माए की बेटी बुर्बक होगी, हमारे घर आ जाएगी तो हम हेत को हेत सिखा देंगे। लेकिन तू तो बड़ी अक्लमंद निकली, सब कुछ सीखी पढ़ी है। हमने उनसे बताया कि अकेली लड़की घर में थी, कौन करता गाय बैल का सानी पानी, कौन करता साग भात, कौन नानी का बाहू का देह नहीं करता। हम ही सब सीखते तो करते ना। मैया रहती तो लाड़ लड़ाते, अकेले किस पर लड़ाते। सासू जी हमको बहुत मानती थी, जो हम नहीं जानते थे सब सिखा पढ़ा दी। हमारे मालिक बड़े संकोची थे, बहुत दिन तक घर पे सोने ही नहीं आए। दलान पर ही संगतिया लोगों के साथ सोते रहे। सासू माँ ने जेठजनी से जो कहा मुझे खूब याद है। और बड़की तो छुटका को काहे नहीं रात को घरे में सोने को कहती है। जेठजनी फिक्स से हंस पड़ी थी। सासू माँ ने उन्हें डपट कर कहा था, हंसती क्या है, भौजाई है, तू ही ना उसे घर देगी, हम तो माई है, हमारा कहना सुहाएगा। बड़की घेर घार कर मालिक को घर पहुंचा गई। मेरे हाथ में तेल की कटोरी पकड़ा गई कि उसके पैर में तेल लगाना होगा। और सासू माँ ने सिखाया, अब देख छुटकी, चट से बुला न देना, मैया थी नहीं, कौन बताता तुमको, इसीलिए हम ही बताते हैं। मुंह बजाए लेना, हम उसको 2 लड़ी का चांदी का चेन दिए हैं तेरे लिए। और हाँ, हम तेरे ससुर को मालिक कहते थे, तू भी यही कहना मालिक, समझ गई ना। हम तो लाजी कठौती हो गए। वो आया और चौकी पर सो गया। थोड़ी देर हम देखते रहे, फिर चुपचाप उसके पैर में तेल लगाने लगे। वह पैर समेट करके बैठ गया
और हम हाथ समेट के बैठ गए। तो वो हाथ पकड़कर चौकी पर हमको बिठा लिया और बोला, हमको बहुत लगता था कि तुम्हारे पास कैसे आए। अब हम क्या बोलते? अरे मूड़ी ऊपर उठा के देखो ना, हम भी तो देखें चेहरा कैसा है। बच्ची थी तब तो एकदम बेगुल भंटी थी, अभी तो सुरेब शरीर है, जरा पास आओ ना। कब हम पास आए और कब एक हो के जान ही ना पाए। घर घरवार में कहाँ जान पाए कि कब 3 गो बेटा और 3 गो बेटी और 2 गो बेटा हो गया। जीप रात से कुछ आ गया। ओह, कुछ गलती हो गई, आंख पनिया गया है। साहब देख ले तो सोच करके पोंछ ली झट से। 3 बेटा था। एक छोटका बेटा किसी के साथ शहर गया कमाने, फिर लौट के ही नहीं आया। कहाँ भुला गया कुछ पता ही नहीं चला। वो तो पटना से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब तक चला गया, यह सुना, पर उसके बाद मिला नहीं। शुरू शुरू में लोग हमें चिढ़ाते, अरे तुम्हारे बेटा को तो देखा झोंटा बढ़ाए, चिमटा लिए, कड़ा पहने खालसा पंथ में शामिल हो गया है। हम तो वो हंसते और हम सुन सुन के रोते रहते। अब तो भूल भी गए कि तीसरा बेटा है, मुंह से दुइये निकलता है। कभी कभी मन में आता कि अगर साहब मिल जाते तो उनसे कह करके खोजते बेटा को, पर साहब का तो पता ही नहीं मालूम था। आज जब इनको देख रही हूं तो कितना पानी कोसी गंगा में बह गया। कैसा होगा अब मेरा वो दुबला पतला गोरा बेटा। उसके गोरे रंग पर बड़ा गुमान था, वह तो सचमुच में किसी पंजाबी के रूप में खप गया होगा। दाढ़ी और बाल में उसे कैसे पहचानूंगी? उसकी चिड़िया जैसी मीठी आवाज तो अब होगी नहीं। ओह, क्या सोचने लगी सब। साहब हमको नहीं पहचाने तो क्या हुआ, हम ही टोकते हैं उनको। बहुत ही अच्छा लगा उनका दुख सुख जान के। अरे अच्छा क्या लगा, तकलीफ हो गई जान के उनका दुख। पर गोसाई साहब के आगे किसी की चलती है क्या? मैंने अपनी आंखें पूछी। साहब तब अकेले घर में हैं, खाना पीना सेवा टहल। साहब हंसे, तुम भी अड़हुल उसी में उलझी हो। एक लड़का है जो साफ सफाई कर देता है और खाना भी बना देता है। सुबह 7 बजे आता है, चाय नाश्ता बना के खिलाता और खुद भी खा लेता है। दिन के लिए दाल सब्जी बना के रख देता है, भात मैं खुद पका देता हूँ। वह 10 बजे स्कूल चला जाता है। शाम को फिर 4 बजे आकर हमारी रोटी सेक कर डिब्बे में रख के और चाय पिला के चला जाता है। मैं उसे रविवार को हफ्ते भर की पढ़ाई करवा देता हूँ। लड़का बड़ा जहीन है। अकेले रहते हैं? अरे दोस्त मित्र साथी संगत रेडियो टेलीविजन सब है, अकेले कहाँ है? फिर भी हरी बीमारी में क्या होता है? अरे तब वो लड़का रहता है। अभी चलिए साहब, हम आपके घर चलते हैं, देखिए कैसे रहते हैं आप। अभी तो मैं इस काम में जुटा हुआ हूं, तुम लोगों को बस में चढ़ाकर ही निश्चिंत होऊंगा। साहिब सबों को बस में चढ़ाकर मुड़े कि अब साथियों से दुआ सलाम कर घर जाऊं। रैली सफल सुरक्षित गुजर गई। पीछे मुड़ते ही देखा अड़हुल कैनवास का झोला पकड़े खड़ी थी। मैं चौंक गया, यह छूट गई क्या? लेकिन उसके चेहरे का शांत भाव बताता है कि वह सायास यहाँ खड़ी है मेरी प्रतीक्षा में। अरे तुम गई नहीं? तुम्हारी बस तो चली गई। साहब, हम दुल्हन को बेटी को समझा के विदा कर दिए। आप अकेले हैं तो कैसे छोड़ के चले जाएं? जी में आया उसे डपट दूं कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं, पर ऐसा उससे कह नहीं सकता था। लेकिन अभी तो यह मेरी ही जिम्मेदारी बन गई। उसका गांव ठाव में आजकल सुविधानुसार मोबाइल नंबर सब है। भेजना तो होगा, पर अभी घर ले जाना होगा। मैंने अपने साथी से कहा, यह पुरानी परिचित है, मेरे घर पर रहकर चेकअप कराएगी, चलता हूं।
उसे लेकर घर आया। वह मेरे 4 कमरे के घर को घूम घूम कर देखती रही। सब कुछ करीने से लगा देखकर बहुत खुश हुई। सहायक लड़का किशोर से काफी जानकारी ली और कुछ हिदायतें भी दी। मैं उसके साथ थोड़ी देर बात कर फिर सहज हो गया। वह बेहद सामान्य सहज मुद्रा में थी। अड़हुल, अब तो तुमने देख लिया ना कि मैं कितने सुख से रहता हूं। चलो तुम्हें बाजार घुमा लाऊं, फिर तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा, मैंने अड़हुल से कहा। वह तैयार हो गई। देखा अपने लंबे खिचड़ी बालों को समेटकर जूड़ा बना लिया था। अभी भी उसके केश लंबे और घने हैं। रंगीन छींटदार साड़ी पहन रखी थी। हाथ में वही 2-2 चांदी की चूड़ियां, गले में काले रेशम धागे की माला जो इसने जरूर अपने ग्रामीण मंदिर के मेले में खरीदी होगी। गाड़ी में बिना हिचक अड़हुल मेरे पार्श्व में बैठ गई, मानो यह उसका रोज का रूटीन हो। गाड़ी चलाते चलाते मैंने पूछा, यह काले रेशम का धागा अब भी पहनती हो? मुझे याद है चांदी के हंसुली के साथ भी यह धागा पहने रहती थी। वह मेरी ओर देखकर आंखों में मुस्कुराई। कहां से लिया है? कुशेश्वर स्थान से कि देवनपन से? उसने लंबी सांस ली। कहां देवन साहब? वह तो कोशिका के पेट में गई। क्या? उतना बड़ा मंदिर? नहीं तो। कोशिका के उत्फाल के आगे क्या बड़ा क्या छोटा? छोटा को तो बकस भी देती है, बड़ा तो पहले ही चप डूम। ये हम किसको कह रहे हैं? आप खुद ही सब जानते हैं। मैं पुनः उस अंतराल को पार नहीं करना चाहता था। मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहता था, लेकिन कोसी, बाढ़ और एकांत जानबूझकर हमारे बीच आ धमकता। तो फिर कहाँ खरीदा यह एंटीक पीस है? बाबा धाम से ढेरे खरीद लाए थे बाबू। हमको छोड़कर कोई नहीं पहनती है, सो है। वह निर्लिप्त भाव से कह गई। बाजार से उसने किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा। मेरे बहुत टोकने पर कहा कि टॉफी चॉकलेट कुछ ले लूं। मैंने कई पैकेट भांति भांति के चॉकलेट्स खरीद लिए। अड़हुल खोई खोई सी थी। दूसरे दिन सुबह सुबह हम उसके गांव की ओर अपनी कार से चल पड़े। बेहद चिकनी चौड़ी 4 लेन, बीच बीच में फूलों की क्यारियां, लाल और पीले कनेर, बोगनवेलिया और कहीं कहीं अड़हुल का पीला लाल फूल। भागती गाड़ी और साथ छोड़ते वृक्ष गुलमलताएं उसे चकित कर रही थीं। वह दृश्यावलियों को मानो आंखों ही आंखों में आत्मसात कर लेना चाहती थी। गांव पहुंचते पहुंचते सांझ ढलने लगी थी। सड़कों के किनारे के गांव में भी गौ ढुकानी का समय होने के कारण हलचल सी थी। उत्तर बिहार के गांव की एक विशेषता है कि अभी भी घर अधिकतर छप्पर वाले होते हैं। कोहड़े, कद्दू, भतुआ छप्परों पर अलसाए से पड़े होते। केले के छुरमुट और धुएं की लकीर आकाश छू रही है। 2-3 जगह भड़भूजा का चालू चूल्हा देखा। अभी भी लड़कियां अपना अन्न लेकर वहां खड़ी दिखी। जब अड़हुल के दालान पर गाड़ी रुकी तो सारा गांव सिमट आया। उसकी बेटी ने बच्चों को भगाने की कोशिश की। हटो तुम लोग, तमेशा है क्या? बाइस्कोप देखने चले आए? अड़हुल की पोतियों ने गाड़ी की चमक में अपना चेहरा निहारते बच्चों को परे हटाया और पहरा सा देने लगी। थोड़ी देर में बहू ने ट्रे में सजाकर बढ़िया कप प्लेट में चाय और बिस्किट लाकर मेरे सामने के प्लास्टिक वाले चौकोर मेज पर रख दिया। घर में कोई पुरुष नहीं दिखा। चाय पीकर मैंने कहा, अब मैं लौटता हूं, चलूं? ऐसे कैसे जाइएगा अंकल? भैया को आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है, उन्हें आने दीजिए, बिटिया ने कहा। कहाँ है तुम्हारा भैया? हाट गया है, प्याज गाड़ी पर लेके बेचने, आता ही होगा। हमारा बैल घरमुहा खूब रमक कर चलता है। फिर भी बेटा, बैल तो बैल है, मुझे देर हो जाएगी। आपको आज जाने ही कौन देगा? हम लोगों का मन मानेगा।
अरे क्या कहती हो? लेकिन मेरी एक न चली। दालान की कोठरी में मच्छरदानी लगाकर, नई चादर बिछाकर, नया तकिया गिलाफ लगाकर उन्होंने मुझे वहां रुक जाने, सोने के लिए बाध्य कर दिया। अड़हुल का बेटा गांव के खादी भंडार से नई लुंगी और गमछा लेता आया। भागने की गुंजाइश ही न छोड़ी। घरों में नया नया शौचालय बना था। मैं उनके आतिथ्य से एक बार पुनः भाव विभोर हो गया। अड़हुल महियसी सी बैठी सब पर नजर रख रही थी। अरे तुम्हारा गांव तो आधुनिक हो रहा है बेटा, मैंने आह्लाद से कहा। कहाँ अंकल, स्कूल में न ठीक से पढ़ाई होती है न खाना ही मिलता है। वह भी एक भी हाई स्कूल नहीं है यहाँ। हमारे गांव से एक भी औरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नहीं है, न आशा की कार्यकर्ता ही है। बहुत लड़ झगड़ कर एक पंचायत मेंबर मांगा है। क्या आधुनिक होगा? बेटे ने एक सांस में ही दुख का बयान कर दिया। अरे हमारी संस्था तुम्हारे यहाँ आकर कोई केंद्र खोल देगी, तुम लोग जागरूक हो और अधिक हो जाओगे। सरकार पर निर्भर रहने की बहुत जरूरत नहीं है। आप भी आएंगे ना? बेटा उत्साहित था। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वह अपनी किसानी से सुखी था। उसके घर की स्त्रियों ने भी 5वीं पास कर लिया था। यह गौरव की बात थी। हाँ, कभी कभी आ सकता हूं। मेरे मन में था कि सेंटर के इंचार्ज मैं ही क्यों ना रहूं, परंतु इस सारी बातचीत में शामिल होकर अड़हुल ने एक बार भी आग्रह नहीं किया। वह एक बार की निसंग निर्लिप्त सी बैठी रह गई और मैं सुबह के नाश्ते के बाद झटके से उठा और चल पड़ा। अड़हुल। घर पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर सालों पहले के अड़हुल जाग के बैठ गई। मेरा रोया इस उम्र में भी खड़ा होने लगा। कलेजा धक धक करने लगा। यह क्या हो रहा है? साहिब के बगल में बैठी 3 घंटे से मैं नया जन्म नहीं तो पुनर्जन्म लेने लगी थी। हाय राम। जब उन्होंने कहा कि वे लौट जाना चाहते हैं तो मैंने राहत की सांस ली। लेकिन ये बच्चे भी ना अंकल अंकल कहकर उन्हें रोक लिया। आगत स्वागत किया सो ठीक, पर मेरा मन तो चंचल हो रहा था ना। और मेरा भोला भाला बेटा उसे यहाँ रहने के केंद्र खोलने की सिफारिश करने लगा। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी। साहब की मंशा क्या है यह तो पता ही नहीं चल रहा। लियो, वे भी केंद्र खोलने की बात पर हामी भर रहे हैं। उनके लोग बहुत दिन से आवाजाही करते रहे हैं। अब ये रह करके इलाके का हेतु देखेंगे। अपने मन में सोच रही हूँ कि अगर ये रहने को तैयार हो गए या ज्यादा आवाजाही करेंगे तो हम पुरैनिया दूसरे बेटे के पास चले जाएंगे। काहे तो मन घबरा रहा है बहुत। साहेब गाड़ी पर बैठ गए। नजर भर हमारी ओर देखा और हाथ उठाकर बोले, अच्छा अड़हुल, हम जाते हैं। तुम्हारा गांव घर बच्चे सब याद रहेंगे। जल्दी ही लोग आएंगे केंद्र खोलने। मैं अपने बच्चों के पास विदेश जा रहा। अपने आदत के अनुसार हमने आंचल से मुंह ढक लिया। जानते हैं क्यों? हमारे गांव में बाल बच्चों के सामने नाम धर के पुकारे, इसीलिए। यह मेरा नैहर थोड़े ही है कि नाम धर के पुकार रहे हैं। लेकिन जी हल्का हो गया है, नाम धर के पुकार लिए। गाड़ी दूर चली गई है, जी हल्का हो गया है हमारा। तो ये थी आज की कहानी, अड़हुल की वापसी। कैसी लगी कहानी बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कवि कथा नटी सुमन केशरी की ओर से आप सभी लोगों को नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई। खूब अच्छा रहे नया साल और दिन प्रतिदिन और अधिक आप लोग सक्रिय हों, उन्नति करें, खूब लिखें पढ़ें, खूब खुश रहें।
इसी कामना के साथ।